गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप टेंस को पढ़ाइए बेसिक से बेसिक, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए एक टेंस का वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें मैं बेसिक से लेकर के पूरे जितने आपके 12 टेंस होते हैं पूरे सीरियल वाइज सीरियल मैं उनको अपलोड करूंगा वीडियो बना करके। तो आप लोग वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे तभी पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे, वरना एक वीडियो देखेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता। तो आप YouTube पर बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टेंस। तो हम लोग देखें टेंस और टाइम में डिफरेंस होता क्या है। बेसिकली सब लोग टेंस को स्टार्ट करते हैं और टेंस को डिफिनेशन भी नहीं देते हैं और डायरेक्टली इसको टीच करना शुरू कर देते हैं। तो टेंस होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब से इस हमारी धरा का अस्तित्व हुआ है, धरा अस्तित्व में आई है, तब से मानव का आविर्भाव हुआ है, मानव का भी उद्भव हुआ है। और जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से वह समय को किसी न किसी तौर पर अनुभव करता रहा है। सपोज दैट मान ले जब हमारे पास घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या आदमी समय का अनुभव नहीं करते रहे होंगे? जी नहीं, वो अनुभव करते थे बट अप्रॉक्सीमेट करते थे, एग्जैक्ट नहीं कर पाते थे। तो ये डिफरेंस है। तो जब आविष्कार हुआ घड़ी का तो घड़ी क्या करती है, हमारा एग्जैक्ट टाइम बताती है, और जबकि टेंस हमारा जो होता है वह अप्रॉक्सीमेट मीन्स लगभग बताता है कि काम कब हुआ था या कब गया था। तो हम बेसिकली डिफरेंस दोनों में बताएंगे। तो देखिए टेंस लिखा है काल, उसके बाद टेंस और वाच, ये दोनों समय को ही मॉडिफाई करते हैं, दोनों समय को ही दिखाते हैं। बट डिफरेंस क्या है, काल अप्रोक्सीमेट है और लगभग करीब बताता है, और ये जो एग्जैक्ट समय है वह दिखाती है, घड़ी दिखाती है। और ये पुराना वर्ड है, टेंस हमारा पुराना है, वाच हम बाद में लेंगे क्योंकि घड़ी एकदम एग्जैक्ट बताती है, बाद में आविर्भाव हुआ है, इसका आविष्कार हुआ है। और इस टेंस का है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। हम लोगों के पूर्वज घड़ी का नहीं आविष्कार जब था तो अपने सूर्य के अनुसार समय का अंदाजा लगाते थे कि सुबह हुई होगी, दोपहर हुआ होगा, शाम हुआ होगा, रात हुआ होगी, इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो हम आज इसमें एग्जाम्पल के थ्रू कंफर्म करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है वह गया है। अब इससे यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है। वह अभी 10 मिनट पहले भी गया होगा और वह 10 घंटे पहले भी गया होगा, तब पर भी हम बोले वह गया। तो डिफरेंस है। अब लेकिन ये करीब बता, इसमें एग्जैक्ट अगर 10 मिनट पहले गया तब भी हम बोल देंगे, 1 घंटा पहले गया तब भी हम पहले बोल देंगे वह गया, मिनट में था तब भी बोल देंगे, 3 घंटा पहले हुआ होता तब पर भी हम बोल देते वह गया। तो अब आप बताइएगा कि यह क्या वास्तव में एग्जैक्ट टाइम है? नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। एग्जैक्ट टाइम तो वह हो जाता कि वह 10 बजे गया। अगर यह 10 बजे हो जाता तो हमारा वाक्य हो जाता एग्जैक्ट टाइम। और एग्जैक्ट टाइम बताया कौन है? कौन बताया एग्जैक्ट टाइम? वॉच बताई है, घड़ी बताई है। जबकि टेंस एकदम अप्रॉक्सीमेट लगभग लेकर के चलता है। तो आज आप लोग डाउट थोड़ा सा ये आप लोगों के अंदर खत्म हो जाएगा कि टेंस लगभग करीब अप्रॉक्सीमेट टाइम बताता है और वास एकदम एग्जैक्ट टाइम बताती है, ठीक समय बताती है। तो वह गया ये हमारा पास्ट में है, चाहे जो भी हो सकता है, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सीमा खाना खाई थी। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट में काम पूरा हुआ था बट ये कंफर्म नहीं हुआ था। ये ड्यूरेशन को भी दिखाता है, काफी लंबी अवधि को लेकर के चलता है। तो यहाँ पर पूरा हुआ था कि यहाँ पर कुछ नहीं पता था, लेकिन अगले वाक्य में लिखा गया है कि मोहन 10 बजे गया था। तो इसमें कंफर्म है, यह भी आपका पास्ट परफेक्ट है और यह भी पास्ट परफेक्ट है, बट दोनों में अंतर है। अंतर यही है कि ये टाइम एग्जैक्ट बता रहा है और ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है। तो ये दो डियर स्टूडेंट्स यही मेन बेसिक अंतर है। तो आप समझ गए होंगे अंतर दोनों में क्या होता है। तो हम ट्रांसलेट कर लेते हैं और आप समझ गए होंगे कि
टेंस लगभग टाइम को दिखाएगा और घड़ी हमारा एग्जैक्ट टाइम को दिखाती है, और इसी को इंग्लिश में टाइम एंड टेंस बोला जाता है। टाइम और एंड टेंस, समय और काल, जब दोनों में अंतर होता है। और अगले वीडियो में कभी आपको बताएंगे टाइम और टेंस का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज देख लें इसका टेंस सिंपली मैं कर देता हूँ। वह गया तो यहाँ पर ही लगा देंगे, एमबी सेकंड इवेंट हो जाएगा। सीमा खाना खाई थी, इसका हो जाएगा सीमा हैड टेकन फूड, सीमा हैड टेकन फूड, पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट है मोहन 10 बजे गया था, मोहन हैड गॉन, मोहन हैड गॉन एट, बजे से पहले प्रीपोजिशन एट लगता है, एट 10 AM लगा दें या PM लगा दें। ओ क्लॉक लगाना गलत होता है कंपटीशन में, क्योंकि ओ क्लॉक से कंफर्म नहीं होता वेदर दिस इज पोस्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन। या AM की बात हो रही है, मीन्स रात 12 बजे से लेकर के दिन 12 बजे की बात हो रही है, कि 12 बजे दिन से लेकर के शाम की बात हो रही है। तो इतना अंतर हम आपको समझाए हैं, इसमें टाइम और वास को लेकर के, टेंस और वास को लेकर के समझाएं। अब हम टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे आप लोग को एक एक एग्जांपल देंगे। अब हम टेंस की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेंस? टेंस की परिभाषा क्या होती है? देखें, टेंस इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ एनी वर्क। तो इसकी हिंदी है टेंस का प्रयोग, यहां से देख लें, टेंस का इज मीन्स है, यूज का मतलब प्रयोग किया जाता है, टू शो माने दिखाने के लिए, द टाइम ऑफ कंप्लीशन मतलब पूर्णता, आर मीन्स अथवा इनकम्प्लीटनेस माने अपूर्णता को, ऑफ एनी वर्क किसी भी कार्य की अपूर्णता अथवा पूर्णता के समय को दिखाने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर देख लें कि मतलब कार्य कब पूरा हुआ, या कार्य की पूरा होने की स्थिति क्या है, कब पूरा होगा, कि पूरा हो गया है, कि पूरा हो चुका था, कि अभी वर्तमान में कार्य जारी है। इसी की स्थिति को जानने के लिए टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि राम बाजार जा रहा है, इसके द्वारा जो काम हो रहा है जाने का, यह अभी अपूर्ण है, जा रहा है, अभी अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। इसमें श्याम रामायण पढ़ चुका है, इसमें पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही बताया गया है कि कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस को दिखाने के लिए टेंस का यूज किया जाता है, कि कार्य कितना पूरा हुआ है, कितना अभी अधूरा है। तो इसी को दिखाने के लिए टेंस की परिभाषा हो चुकी है। एग्जांपल ले लेते हैं, राम बाजार जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो यहाँ पर देख लेंगे, राम इज गोइंग टू मार्केट, ये आपका इनकम्प्लीट है, वर्क जो है, एक्शन इज इनकम्प्लीट इन दिस सेंटेंस मार्केट। सेकेंड वन सेंटेंस इज श्याम हैज read द रामायण। यहाँ पर धार्मिक पुस्तक के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, रामायण। बट इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर इसके पहले इनके लेखकों का नाम आ जाता है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ये सिंपल में हो गया आपका एग्जाम्पल, मतलब किसका है, टेंस की डेफिनेशन के लेकर के एग्जाम्पल हो गया है। अब हम आपको टेंस को जो 12 भाग होते हैं उसको बता, आप लोग जानते ही हैं। सिंपली में हम इसको हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फिर डेफिनेशन देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो द हैबिट्स, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स। अनिश्चित वर्तमान काल का प्रयोग आदतों, ऐतिहासिक घटनाओं तथा सार्वभौमिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश वर्जन देख रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट में हिंदी वर्जन आपको लिखा गया है। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, तीन सेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पहला क्या, हैबिट्स, दूसरा है हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, और थर्ड है यूनिवर्सल फैक्ट। तो हैबिट है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं राकेश शराब पीता है, राकेश शराब पीता है, तो डियर स्टूडेंट्स यह उसकी आदत है, शराब पीने की वह आदत है।
अगर तो यहाँ पर आदत है वो शराब पीता है। अकबर 5 नवंबर 1526 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध जीतता है। लास्ट में प्रेजेंट लिमिट, ये क्या है, मतलब हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, ऐतिहासिक घटना है। और एक यूनिवर्सल फैक्ट में है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। कीप इन योर माइंड दैट टू एक्सप्रेस हैबिट्स, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, राकेश, ये आपका हैबिट का है, इसका हो जाएगा राकेश टेक्स वाइन, शराब पीता है, हो गया। नेक्स्ट, अकबर 5 नवंबर इतने को ये द्वितीय विश्व युद्ध जीतता है, तो इसका कर लेंगे अकबर विंस उसने द सेकेंड वार ऑफ पानीपत इन, या ऑन लगाएंगे, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, ऑन 5 नवंबर, ऑन द 5th नवंबर 1556, ये हमारा होगा सेकंड वाला, ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट का एग्जांपल था। अब लेंगे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो इसका हो जाएगा, अब यहाँ पर चाहे आ डॉग लगा दें, चाहे डॉग्स लगा दें, अ डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पर देख लें, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ये 3 बातें हो चुकी हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने अंदर कवर करता है, 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलेंगे, पहचान क्या होती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन आपके सामने लाए हैं, जो है आइडेंटिफिकेशन द वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस, किसी वाक्य की क्रिया विच इंस माने जो समाप्त होती है, विद ता है, ती है, ते हैं, इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया ता है, ती है, ते हैं पर समाप्त होती है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। सिर्फ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फोकस करना है अपने ध्यान को, सिर्फ और सिर्फ किस पर, यहाँ पर वर्ब पर फोकस करना है, सिर्फ वर्ब पर फोकस करना है। और जो पुरानी आप पहचान है कि वाक्य के अंत में आएगा ता है, ती है, तो वह टोटल गलत है, वह परिभाषा पूर्ण रूप से गलत है। आपको वर्ब के अंत में ढूंढना है, क्योंकि वहाँ अगर ये वर्ब वाक्य के अंत में आएगा तो वह वर्ब टू बी का एग्जाम्पल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिख दें, वे मेरे पिता हैं, वे मेरे पिता हैं, तो यहाँ पर तो अंत में वाक्य में ता आ रहा है, किंतु यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है, यह है वर्ब टू बी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पहला काम करना है कि टेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन आप ढूंढ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई वर्ब। सबसे पहले आपको वर्ब की तलाश करना होगा, अदरवाइज यू कांट ट्रांसलेट करेक्टली। अब बात आती है अनुवाद कैसे किया जाए, तो अनुवाद का मतलब सीधा सा होता है टू ट्रांसफॉर्म या टू चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। किसी भी वाक्य को एक भाषा से दूसरे भाषा में बदल देना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। तो ऐसे देखें, हम अनुवाद करने के लिए 5 अपने से नियम सर्च किए हैं, फाइंड आउट किए हैं, गोल्डन रूल्स फॉर ट्रांसलेशन है, आपका बहुत मदद करेगा। अगर पूरे इंग्लिश भाषा में अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो आपको इन 5 पॉइंट्स को अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा। If you have these points in your mind, you will be able to translate any sentence easily. Otherwise, you will be face difficulty in your sentence. अगर आपको याद रहेगा तो आपको आसानी होगी, वरना आपको दिक्कतें आ सकती हैं ट्रांसलेशन करने में। तो वह 5 रूल कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं।
पहला है VTINR। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है आप देख सकते हैं, VTINR, ऐसा भी आप बोल सकते हैं VTINR। तो VTINR ऐसा भी हम लोग गांव में बोल सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ये सारे नियम मैं अपने माइंड से खोज करके छात्रों की सुविधा के लिए ये बनाया हूँ। आप बुक में ढूंढेंगे तो बुक में नहीं मिलेगा। तो चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। वीटी का दो फुल फॉर्म होता है। पहला फुल फॉर्म है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी किसे कहा जाता है, बात यह उठता है तो ऐसा वाक्य जिसमें कार्य नहीं होता है उसे हम लोग वर्ब टू बी कहते हैं। अभी आपके सामने है कि वे मेरे पिता हैं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्ब टू बी। और एग्जाम्पल और एक लिया गया है, वह छात्र है, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ वर्ब टू बी, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ब टू डू। वीटी का सेकंड जो फुल फॉर्म होता है वर्ब टू डू, ऐसा वाक्य जिसमें कार्य हो वह हमारा वर्ब टू डू कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखें कि वह पढ़ता है तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्ब टू डू, यह हमारा वर्ब टू डू का एग्जाम्पल है। तो पहले तो आपको किसी भी वाक्य का अनुमान करने से पहले अपने माइंड में ये सेटअप करना पड़ेगा कि वाक्य वर्ब टू बी का है कि वाक्य वर्ब टू डू का है। पहले ये क्लियर हो जाएगा तो आप, और इसी की सहायता से आप क्लियर करेंगे कि काम होगा तो वर्ब टू डू और काम नहीं होगा तो वर्ब टू बी। और दो चार एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वह पढ़ता है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, वह रामायण पढ़ता है, इसमें काम हो रहा है तो जिसमें काम होगा वह वर्ब टू डू, जिसमें काम नहीं होगा वर्ब टू बी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि आप वर्ब टू बी और वर्ब टू डू समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आई का मतलब है जब हम पहचान कर लें कि वर्ब टू डू है कि वर्ब टू बी है तो उसके बाद तीसरे पॉइंट पर हमारे माइंड में ये बात तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। अगर टेंस है तो आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है, टेंस या यूज की पहचान तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यन। अगर आप टेंस पहचान लेते हैं कि मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके बाद हम यन फॉर होता है नेचर ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की प्रकृति कैसी है, मीन्स वह अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो सिंगल है या डबल है, ये चीज़ हमारे माइंड में तुरंत हंट करनी चाहिए। लास्ट मतलब ये हो जाने के बाद, और ये सब हमारा माइंड मात्र 1 सेकंड में कर लेगा। इतना फास्ट हम लोग का माइंड सबका चलता है कि 1 सेकंड में वाक्य देखते मान पूरा काम चालू हो जाएगा। 5th नंबर पर है रूल्स शुड बी रिमेंबर्ड। अब अगर सब कुछ आप कर लेते हैं, पहचान भी हो गई, सब कुछ हो गया, वर्ब टू भी क्लियर कर लिया, अगर लास्ट में आप रूल नहीं याद करेंगे तो आपका पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब है आपको रूल अवश्य याद होना चाहिए। तो ये मेरे 5 पॉइंट्स हैं, एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। वर्ब टू बी का वाक्य हो, इसकी पहचान, या वर्ब टू डू का वाक्य है, यह क्लियर कर लेना है आपको। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, टेंस या यूज की पहचान करना है। उसके बाद नेचर ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की प्रकृति को देख लेना है। नेक्स्ट पर अपना है रूल याद होना चाहिए, नियम जरूर याद होगा तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होगी, कर ही नहीं पाएंगे, उल्टा सीधा होगा, मीन्स रॉन्ग होगा। तो देखें अब हम चलेंगे, कुछ एक्सेप्शन हैं जो यहाँ पर वर्ब तो खत्म होते हैं, ता पर ती पर खत्म होते हैं, फिर भी वाक्य वर्ब टू डू का रहता है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं माना जाता, वह कुछ यूज में आता है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि वाक्य तो वर्ब टू डू का रहेगा, मीन्स वह पढ़ता है तो लास्ट में ता है आएगा उसमें भी, बट वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा। उन्हीं एक्सेप्शंस को अब हम नोट करेंगे। कुछ एक्सेप्शन है आपके सामने हैं, जो है सीमा, पहला एग्जांपल है सीमा हंसती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नोटिस ये करना है
कि वाक्य है, वाक्य के क्रिया भी है, उसके अंत में रहती शब्द आया है। तो यहाँ पर ती तो आया है, बट यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना होकर के कोई यूज है, यूज बन रहा है। तो इसका यूज का नाम है कीप या गो ऑन का यूज बनता है। तो इसको देख लेंगे, उसमें इसकी पहचान क्या है, पूरा का पूरा शब्द रहता जरूर रहेगा। रसीमा हंसती रहती है, वह मुस्कुराता रहता है, वह पढ़ता रहता है, मैं घूमता रहता हूँ, मैं ऐसा करता। मीन्स मेरे कहने का इस वाक्य में पूरा का पूरा रहता वर्ड जरूर रहेगा। तो ये सब आ जाएगा, ता ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको रहता में देखना है तो ये हो जाएगा कीप ऑन। गो ऑन का सेकेंड एक्सेप्शन है, मुझे सुबह उठना पड़ता है। तो ये हैव टू का यूज है, इसमें हैज टू और हैड टू भी आता है, पढ़ता था। तो प्रेजेंट में है, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे कविता याद करनी पड़ती है, मुझे रामायण पढ़ना पड़ता है, मुझे पूजा करनी पड़ती है, मुझे ये जितना काम मजबूरी में करना पड़ता है, या आपको नियोजन मतलब योजना है मुझे करना है, दोनों का हैव टू से ट्रांसलेशन होता है। इसमें पूरा का पूरा ये वाला वर्ड आएगा पढ़ता है। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, हालांकि ता है लेकिन पूरा का पूरा वर्ड आ रहा है पढ़ता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है, ये है हैव टू का है। नेक्स्ट पर है, पढ़ने में आपकी नानी मरती हैं। यहाँ पर मरती हैं तो पूरा का पूरा नानी मरने का पूरा का पूरा वर्ड आएगा। घूमने में आपकी नानी नहीं मरती हैं, पढ़ने में आपकी नानी मरती हैं, मेला देखने में आपकी नानी नहीं मरती हैं, ऑर्केस्ट्रा देखने में आपकी नानी नहीं मरती हैं। तो पूरा का पूरा वर्ड है नानी मरने का। तो इसका यूज का नाम है फाइट साइड आप। उसको पहचान पर मत जाइएगा आप, नहीं तो आप कहेंगे सर जी ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है, बट ये यूज है। नेक्स्ट है, अशोक मैच खेला करता है। इसमें भी है, देखिएगा इसमें बड़ा आ की मात्रा प्लस करता जरूर शब्द रहेगा, करता है। तो जैसे मैं सुबह सुबह घूमा करता हूँ। अगला है, सीमा शाम को खाना बनाया करती है। तो ये सब यूज हैबिचुअल टू के हो जाएंगे। ये अब अगर ये पास्ट में होता तो यूज टू का यूज हो जाता। तो इनका ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले कीप ऑन का यूज है, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सीमा गोज ऑन लाफिंग। सीमा गोज ऑन लाफिंग, ये ट्रांसलेट हो गया है। इसका है, मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो गया वाक्य। नेक्स्ट है, पढ़ने में आपकी नानी मरती हैं। ये फाइट सही आपका यूज है। इसका हो जाएगा, आपकी है तो यू लगाएंगे, यू, उसके बाद पूरा फाइट सही आप पूरा यहाँ पर लिख देंगे, यहीं पर यू, उसके बाद फाइट साई आप के बाद एनबी फर्स्ट लगेगा। किसमें, पढ़ने में, यू फाइट साई आप रीडिंग हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन हो गया। अगला है हैबिचुअल का मतलब है अशोक, ये वर्ड टू बी में लेके चलता है। जैसे इसका हो जाएगा अशोक इज हैबिचुअल, अशोक इज हैबिचुअल टू के बाद होता है यहाँ पर किसका है, खेलने का, टू प्ले होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना है कि कंपटीशन में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो टू प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी लेती हैं, जैसे हैबिचुअल टू, इन एडिशनल टू, उसके बाद विद अ व्यू टू। तो लगभग टोटल 7 क्रियाएं ऐसी हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव के बावजूद भी आईएनजी लगा होता है। तो हम आपको किसी वीडियो में पूरी 7 क्रिया लिखवा देंगे। अब ये तो हैबिचुअल टू, एक्स्टम्ड टू, विद अ व्यू टू, तो ये 3-4 क्रिया भी तो हैं, तो उसको देख लें। उनके बाद आईएनजी भी आपको लगाना पड़ता है, वरना बाकी क्रियाओं के साथ टू प्लस एमबी फर्स्ट का ही यूज होता है। तो अशोक इज हैबिचुअल टू प्लेइंग मैच, द मैच लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, आप अगला वाक्य मेरा है, मैं सुबह सुबह माँ सरस्वती की पूजा करता हूँ। तो यह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये पूरा सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इसका हो जाएगा आई वर्शिप माँ सरस्वती, या गणेश सरस्वती लगा सकते हैं, माँ सरस्वती। उसके बाद है, सुबह सुबह करता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये आज की वीडियो में इतना हो चुका है। ये हम शुरू से लेकर स्टार्ट किए हैं कि टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड वॉच, मतलब समय
और काल में डिफरेंस क्या होता है, एग्जैक्ट को कौन दिखाता है और लगभग लगभग को कौन दिखाता है। पूरे वीडियो में शुरू से लेकर गोल्डन रूल्स दिखाया गया आपको कि कैसे यहाँ पर आपको देखना है कि गोल्डन रूल BTINR क्या है, एक्सेप्शन क्या है, डेफिनीशन बताया गया, सब कुछ समझाया गया है। और पूरा अब अगला वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वगैरह हो ही चुकी है, तो डायरेक्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। बस इतना ही। अगर आपको कहीं पर डाउट रह जाता है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप पर नंबर होगा, व्हाट्सएप करिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।